हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? वेलकम बैक। अरे आदित्य ने तो मुझे वेलकम कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग राहुल, कृति, आदिल, राहुल। चलो तो फिर अगला सेशन स्टार्ट किया जाए। तो इतनी देर के ब्रेक में आपने क्या क्या कर लिया? सुस्ता लिए या लेमन जूस पी लिया, खाना वाना खा लिया, क्या कर लिया? चलो जो भी कर लिया हो, खैर क्या फर्क पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। शुभ संध्या। चलो तो फिर अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 8, अशोका बैच। और यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अभी पूरे खत्म नहीं हुए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स थोड़े से बचे हुए हैं, उनको खत्म करेंगे। फिर इसके बाद चलेंगे ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन पढ़ेंगे। रीजनिंग नहीं हो रही है, रीजनिंग तो आपकी पहले से ही बहुत अच्छी है। मंदिर जाके आ गए इतनी देर में, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अरे चिप्स खा लिया, चॉकलेट खा ली, चलो सही है। चिप्स और चॉकलेट मैं भी रख लूंगा अपने पास। एक मिनट। तो हम पढ़ते हैं टफनेस। अच्छा, लास्ट सेशन में एक डाउट था बच्चों का कि सर ये विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये होता है सर, ये विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, और इट इज अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो बेसिकली जो किताब में डेफिनेशन लिखी है ना, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो लिखा तो विद इन इलास्टिक लिमिट है, लेकिन जब कैलकुलेशन की बारी आती है ना, तो कैलकुलेशन की बारी आती है तब अप टू इलास्टिक लिमिट के हिसाब से कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर है ही है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, कि जो रेजिलियंस होता है, और यहाँ पर इसमें ना एक्चुअली कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। क्या है ये मैं समझाता हूँ, और कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हुआ ये समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले बात ये है कि रेजिलियंस क्या होता है। रेजिलियंस होता क्या है? तो रेजिलियंस होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, या विद इन भी कह सकते हैं, अप टू भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई जब प्रूफ रेजिलियंस वाली एक टर्म आ गई। और प्रूफ रेजिलियंस वाली जो टर्म है ना, ये किसी भी फॉरेन ऑथर बुक में डिफाइंड नहीं है। फॉरेन ऑथर बुक में किसी भी किताब में प्रूफ रेजिलियंस जैसी कोई टर्म मिलेगी ही नहीं, है ना। जो अपना स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी चलती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पे काम करते हैं, वहां पर प्रूफ रेजिलियंस है ही नहीं, है ना। किसी एक इंडियन ऑथर की बुक ने छाप दिया ये प्रूफ रेजिलियंस वाली टर्म, और फिर किसी एग्जाम में भी आ गई। तो अब क्या है कि प्रूफ रेजिलियंस इंडिया इंडिया में तो सब लोग बोलते हैं अरे ये प्रूफ रेजिलियंस भी है, प्रूफ रेजिलियंस भी है, लेकिन वैसे प्रूफ रेजिलियंस जैसी कोई टर्म है नहीं। ठीक है ना। तो प्रूफ रेजिलियंस को अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया है। अच्छा, जब ये प्रूफ रेजिलियंस आया ना, तो फिर रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई कि रेजिलियंस क्या है। फिर अगर प्रूफ रेजिलियंस है अप टू इलास्टिक लिमिट, तो रेजिलियंस क्या होता है? तो फिर बाद में रेजिलियंस को इस तरह से समझाने लगे, पढ़ाने लगे सब लोग कि रेजिलियंस जो होता है वो विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, और प्रूफ रेजिलियंस होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। अब रेजिलियंस को बताने लगे क्या? विद इन इलास्टिक लिमिट। प्रूफ रेजिलियंस को बताने लगे सब ऐसे ही किताबों में भी, है ना। बाद में बताने लगे कि ये अप टू इलास्टिक लिमिट। फिर जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है ना, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, सो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है वो रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। पर रेजिलियंस क्या होता था पहले, कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, चाहे आप विद इन बोल लो, चाहे आप अप टू बोल लो। मतलब आपने लोडिंग अगर आपने इलास्टिक लिमिट से पहले कर दी, ठीक है, तब भी जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वो रेजिलियंस ही है। अगर आपने लोडिंग इलास्टिक लिमिट तक कर दी, तब भी वो रेजिलियंस ही है। प्रूफ रेजिलियंस जैसी कोई टर्म होती नहीं थी, है ना। तो अब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। तो किताबों में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है क्या? विद इन इलास्टिक लिमिट। और पहले विद इन और इलास्टिक का कोई अंतर नहीं पड़ता था, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस विद इन इलास्टिक लिमिट तो लिखा रहता है, लेकिन जो
कैलकुलेशन हम करते हैं ना तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e करते हैं, यानी अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी यील्ड स्ट्रेंथ तक ले जाते हैं हम। समझ में आया? ठीक है ना? तो ये पूरी कहानी है। सो बेसिकली जो मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस अगर आपने लिखा हुआ है विद इन इलास्टिक लिमिट तो भी ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट लिखा है तो भी ठीक है। कैलकुलेशंस में आपको करना है क्या? अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना? कैलकुलेशंस में अप टू इलास्टिक लिमिट करना है। और बाय डेफिनेशन जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है बाय, अरे क्या हो गया, मिट गया। बाय डेफिनेशन जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है वो होता है रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? बाय डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल देखोगे तो ये यील्ड स्ट्रेस तक ही पहुंचाते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं टफनेस। ठीक है ना? तो टफनेस पे चलते हैं। टफनेस क्या होता है? बेसिकली टफनेस इज ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर आपने लोडिंग की, ठीक है, मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर आपने लोडिंग किया, आपने मटेरियल को स्ट्रेच किया। जब मटेरियल के ऊपर लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेन एनर्जी भी स्टोर्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोड बढ़ रहा है तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड भी बढ़ती जा रही है। अब जरूरी है कि हम ना इलास्टिक लिमिट तक ही रुक जाएं। हम लोडिंग तो बहुत आगे तक करते हैं ना मटेरियल के अंदर, ठीक है ना? तो मटेरियल के अंदर लोडिंग तो बहुत आगे तक होती है, लेकिन हम जो रुक जाते हैं ना, या फिर हमने लोडिंग बस अगर इलास्टिक लिमिट तक की, तो उतनी स्ट्रेन एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, उतनी स्ट्रेन एनर्जी को हम कहते हैं क्या? रेजिलियंस। ठीक है ना? लेकिन अगर उसके आगे भी लोडिंग करते हैं, है ना, हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल का पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो इस तरह से बनेगा, यहां पर इलास्टिक लिमिट है और यहां पर है फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर मटेरियल को हम पूरा का पूरा लोड कर दें, है ना, एकदम फ्रैक्चर पॉइंट तक देखें, फ्रैक्चर पॉइंट तक देखें कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसको कहते हैं हम टफनेस। ठीक है? तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो गई मटेरियल के अंदर, उसको क्या कहते हैं? टफनेस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आगे बढ़ने से पहले ना, एक चीज और लिखेंगे। आप रेजिलियंस के अंदर ही एक चीज और लिखो, जो रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और ये सब चल रहा था ना, तो वहां पर आप नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट resilience is highly desirable property for spring loaded mechanism, for spring loaded mechanism or shock absorbing mechanisms. और shock absorbing mechanisms. तो रेजिलियंस जो है वो किस जगह के लिए हाईली डिजायरेबल प्रॉपर्टी है? जहां पर शॉक्स वगैरह आते हैं, है ना? जैसे शॉकर है, मोटरसाइकिल का शॉकर है, तो आप कहीं पर मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हो, क्या हुआ? अचानक से गड्ढा आया या पत्थर आ गया, तो क्या हुआ? स्प्रिंग अचानक से कंप्रेस हुई, स्प्रिंग अचानक से कंप्रेस हुई, तो अचानक से क्या है? कंप्रेस हुई, उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई, और फिर जैसे ही वो पत्थर चला गया, उसने वापस से उस स्ट्रेन एनर्जी को रिलीज कर दिया। यानी वो पत्थर के टकराने से, आप स्पीड में जा रहे थे, पत्थर के टकराने से जो एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर होती, वो क्या हुआ? रास्ते में ही स्प्रिंग ने एब्जॉर्ब कर ली उस एनर्जी को, और फिर वो पत्थर के जाते ही रिलीज कर दिया। ठीक है? तो वो जो झटका आता, वो एनर्जी आती, वो वेव ट्रेवल करती, वो आप तक नहीं पहुंच पाई, तो आप सेफ रहे, है ना? वो एनर्जी का इंपैक्ट आपको नहीं झेलना पड़ा। तो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म्स में, शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म्स में ही काम आता है। ठीक है? यस, जैसे आप दरवाजा खोलते बंद करते हो ना, दरवाजे में भी स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है। तो जब आपने दरवाजा खोला, ठीक है, तो क्या हुआ? उस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई, वो स्प्रिंग कंप्रेस हुई, ठीक है ना, उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई। कई सारी स्प्रिंग, टॉर्जनल स्प्रिंग भी आती हैं, तो वो घूम गई, रोटेट हो गई, लेकिन उन्होंने स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर लिया अपने अंदर। फिर जैसे ही दरवाजा छोड़ा, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे करके बंद हो जाती है और वो अपनी स्ट्रेन एनर्जी को रिलीज कर देती है। तो जहां पर भी हम स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी को कुछ हद तक
यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर तक स्टोर करना चाहते हैं एनर्जी, और फिर जब जरूरत पड़े वो वापस से रिकवर कर दे, वो वापस से अपना वर्क परफॉर्म कर दे, ठीक है। तो उस तरह के मैकेनिज्म्स में हम यूज करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, रेजिलियंस प्रॉपर्टी, वहां पर बहुत ज्यादा डिजायरेबल हो जाती है, ठीक है ना। तो ज्यादा रेजिलियंस जिसका होगा, जिस मटेरियल में रेजिलियंस बहुत ज्यादा होगा, उसी मटेरियल से हम फिर स्प्रिंग्स वगैरह बनाते हैं। समझ में आई बात? स्प्रिंग को बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का यूज किया जाएगा? जिस मटेरियल में रेजिलियंस ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि माइल्ड स्टील बार और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स में से कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म बनाने के लिए, या किसका रेजिलियंस ज्यादा होगा, माइल्ड स्टील या HYSD बार में या हाई स्ट्रेंथ स्टील में से किसका रेजिलियंस ज्यादा होगा? हाई स्ट्रेंथ स्टील का रेजिलियंस ज्यादा होगा या माइल्ड स्टील का रेजिलियंस ज्यादा होगा? बताओ जरा, किस मटेरियल का रेजिलियंस ज्यादा होगा? एक मिनट, हाँ। सो which of the following materials will have higher resilience? Option A mild steel, option B high strength steel. हाई स्ट्रेंथ स्टील, ठीक है। तो ए और बी मल्टीपल चॉइस, इंटीजर, वोट, सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस में बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ए और बी है। तो पहले आप लोग चैट बंद करो और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना। ए और बी ही ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से ही सिलेक्ट करना। सी और डी तो वैसे भी है ही नहीं, ठीक है। तो सी और डी तो पोल आ गया, चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है, पोल आ गया। अब पोल आ गया तो एक दूसरी खुशी की बात भी कर दो, आंसर भी कर दो, क्लिक भी कर दो पोल पे। चलो अब पोल मतलब चला भी गया। नो पोल, नो पोल है तो फिर यहीं पर कमेंट कर दो। चलो तो अब हम देखते हैं कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन, माइल्ड स्टील का ज्यादा रेजिलियंस होता है या फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील का। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए, हाई स्ट्रेंथ स्टील का कुछ इस तरह से बनेगा और माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से रहेगा, है कि नहीं? दिस विल बी फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील या हाई स्ट्रेंथ स्टील, इसका कर्व इस तरह का होगा, और ये होगा कर्व माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो रेजिलियंस होता है ज्यादा हाई किसका होगा? इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है ना, उसको कहेंगे। तो यहां पर इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेन एनर्जी इतनी स्टोर हुई, माइल्ड स्टील के अंदर इलास्टिक लिमिट तक इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है, और हाई स्ट्रेंथ स्टील के अंदर इलास्टिक लिमिट तक, मान लो इलास्टिक लिमिट इसका यहां पर है, तो हाई स्ट्रेंथ स्टील में इलास्टिक लिमिट तक इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है। तो किसकी स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा है? किसकी, कौन सी स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है? माइल्ड स्टील की स्ट्रेन एनर्जी या हाई स्ट्रेंथ स्टील की स्ट्रेन एनर्जी? मुझे तो व्हाइट वाला शेडेड एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी,
ऑप्शन बी। तो अगर हम रेजिलियंस की बात करें, रेजिलियंस रेजिलियंस होता है HYSD बार का ज्यादा, या हाई स्ट्रेंथ स्टील का रेजिलियंस ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टफनेस के ऊपर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू टफनेस। अब देखो समझते हैं टफनेस क्या होता है। व्हाट इज टफनेस? तो टफनेस होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है ना, टफनेस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो राइट डाउन, लिखो आप, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल to store strain energy up to fracture point। अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, अब ये टफनेस क्या हो जाएगा? पोल का रिजल्ट, अरे ये मैं बार बार भूल जाता हूं। अब पोल तो चली गई, पोल का रिजल्ट आ नहीं पाया। पोल का रिजल्ट तो चला ही गया। जब एक बार मिनिमाइज कर देते हैं ना, तो फिर उसके बाद पोल का रिजल्ट अब चला जाता है, फिर नई पोल ही आती है। चलो अब तो चली गई तो अब कुछ नहीं कर सकते, अगली बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पोल के रिजल्ट का। ठीक है ना, आगे चलते हैं, ये पढ़ते हैं। तो टफनेस क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पी डेल्टा कर्व। पी डेल्टा कर्व भी लिख सकते हैं, लोड डिफ्लेक्शन कर्व भी लिख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पी डेल्टा कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एरिया है पी डेल्टा कर्व का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टफनेस। ओके, क्लियर है? यस, हाई वैल्यू ऑफ टफनेस, अगला पॉइंट लिखो, हाई वैल्यू ऑफ टफनेस is a very desirable property, very desirable property under impact loading। इम्पैक्ट लोडिंग, जब भी किसी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है ना, अचानक से इम्पैक्ट आ गया अगर, तो हम वहां पर ये चिंता नहीं करते कि वापस से ये रिकवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तब हमारी चिंता ये रहती है कि ये टूट ना जाए। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर अगर इम्पैक्ट आ गया तो इतनी चिंता नहीं रहती कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन तो नहीं हो गया। तब चिंता हमें ये रहती है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन भले ही हो जाए लेकिन टूट के अलग ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। ठीक है ना, तो जब इम्पैक्ट लोडिंग आती है ना, तब टफनेस एक बहुत डिजायरेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो टफनेस ज्यादा डिजायरेबल प्रॉपर्टी कब है? जब इम्पैक्ट आ रहा है और शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। तो वो किस में है? शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म में, स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म में, वो है रेजिलियंस। ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक है, टफनेस क्लियर है। अब चलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस पे। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या हो जाएगा? इट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, it is the total strain energy stored in material up to total strain energy, sorry, total strain energy per unit volume
पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस विल बी इक्वल टू टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टफनेस हो जाएगा टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। आगे लिखो, इट रिप्रेजेंट्स दी, इट represents the total strain energy, the area under stress strain curve, up to fracture point, up to fracture point, ठीक है ना। स्ट्रेन एनर्जी का लॉस कैसे होगा, लॉस तुम बताओ जरा, स्ट्रेन एनर्जी का लॉस कैसे हो रहा है। स्ट्रेन एनर्जी का लॉस कैसे हो रहा है, जरा एक्सप्लेन करो। चलो, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या हो जाएगा, जैसे जो रिलेशनशिप रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस में है ना, सेम रिलेशनशिप टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस में है। रेजिलियंस टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। फिर टफनेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, और मॉडुलस ऑफ टफनेस हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। इंपैक्ट लोडिंग डिफाइन करें, इंपैक्ट लोडिंग, इंपैक्ट का मतलब होता है नहीं, एनर्जी का लॉस होता है कभी कभी, लेकिन यहां कहां हो रहा है एनर्जी का लॉस, ठीक है। जब आप मटेरियल को स्ट्रेन कर रहे हो तो एनर्जी का लॉस कैसे हो रहा है, जरा समझाओ। पी डेल्टा कर्व कौन सा, पी डेल्टा कर्व कौन सा, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ही अजीब सा है। पी डेल्टा कर्व कोई सा भी हो सकता है, जैसे अब वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल का पी डेल्टा कर्व ऐसा हो सकता है ना, कुछ मटेरियल का पी डेल्टा कर्व किसी मटेरियल का पी डेल्टा कर्व ऐसा भी हो सकता है। अब वो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, पी डेल्टा कर्व कौन सा, अब मुझे तो जैसे जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरह का पी डेल्टा कर्व आएगा। बस जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, मान लो ये पी डेल्टा कर्व है, ठीक है ना, इफ दिस इज पी डेल्टा कर्व, तो जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कैसे पता चलेगी, ये एरिया से, एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व, ये पूरा का पूरा फ्रैक्चर पॉइंट तक, ठीक है। पूरी फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर पा रहा है ये, है ना, दैट विल बी टफनेस, ठीक है। टफनेस को यूटी से रिप्रेजेंट कर लो, कैपिटल यूटी, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ टफनेस को स्मॉल यू टी, ठीक। इंपैक्ट लोडिंग मतलब कि जिस लोडिंग की वजह से ना टकराया, इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट मतलब समझते हो, इंपैक्ट का हिंदी, इंपैक्ट का हिंदी कोई समझाओ। अरे गणेश भास्कर भाई, ज्यादा टफनेस किसकी है बता देंगे, सीक्वेंस में चलने दो बेटा।
सवाल पहले पूछने लग जाते हो, टॉपिक तो खत्म हो जाने दो। अगर टॉपिक खत्म होते होते ना बताएं तब पूछना। इम्पैक्ट लोडिंग ऐसी होती है कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने इसके ऊपर ऐसे छोड़ दिया, ये गिरा तो इम्पैक्ट हुआ ना, इस तरह की लोडिंग हो जाएगी इम्पैक्ट लोडिंग। जैसे हथौड़े से मार के ऐसे, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, झटके से लोडिंग जो हुई, बिल्कुल सही बात है। तो समझ में आ गया इम्पैक्ट लोडिंग क्या होती है। जैसे तुमने जाके कहा किसी को ILU, तो गाल पे जो मिलेगी वो क्या होगी, किस तरह की लोडिंग होगी, इम्पैक्ट लोडिंग, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट लोडिंग। आगे चलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्लियर है। अब मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस हो जाएगा एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया हो जाएगा एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है ना। अब माइल्ड स्टील के लिए देखो, ये था सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और ये था अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू। सिग्मा यू क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, और सिग्मा वाई है यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। ठीक है, और यहां पर स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। अब इसका जो एरिया आएगा, दिस विल बी मॉडुलस ऑफ टफनेस। सो मॉडुलस ऑफ टफनेस विल बी इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ टफनेस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ना, देखो अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा यहां पर, वी विल गेट अप्रोक्सीमेट एरिया। तो अप्रोक्सीमेट एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हम क्या करें यहां पर, इन दोनों के बीच में ना एक ऐसी लाइन बना दें, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये वाली जो स्ट्रेस हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, ठीक है ना। तो हम ये ऐसा मान लें कि ये वाला जो एरिया था ना, पूरा यहाँ पर एरिया था, इतना इतना एरिया एक्स्ट्रा, और ये एरिया है ना, ये दोनों बराबर बराबर है। मतलब कि जितना इसके अंडर का एरिया था ना, वो एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एरिया बाहर निकल रहा है ना, वो हमने छोड़ दिया, और थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा ले लिया जो इसके अंदर आ रहा था। तो यहां पर ये वाली स्ट्रेस ले ली जो अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस के बीचों बीच है ना, ये वाली स्ट्रेस ले ली, और इतना रेक्टेंगल मान के जब एरिया अंडर एरिया कैलकुलेट किया, तो ये आ जाएगा सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई बाय 2 इंटू स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट आएगा ये, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली जब लगाना होता है तो इस तरह का सिंबल लगा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ टफनेस की। हाँ, इंटीग्रेशन कर लो। आकाश को तो इंटीग्रेशन करना बहुत अच्छा लगता है, आकाश को आता भी है। इंटीग्रेशन करके तुम ना कल कॉपी में इंटीग्रेशन करके ना मुझे बताना कि क्या आंसर आया, ठीक है ना। सिग्मा यू भी तो पता है तुमको, सिग्मा वाई भी पता है, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस भी पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पता है ना। इसकी भी वैल्यू पता ही है आपको, 25% ले लेना इसकी वैल्यू, 25%, ठीक है। और कल ना आप कॉपी में जरा सा सॉल्व करना और जरा बताना कि इंटीग्रेशन करके कितना आया आंसर, ठीक है ना। ये वाला कर्व की इक्वेशन पता है आपको कि क्या इक्वेशन है, कैसे इंटीग्रेट कर लोगे। कुछ रिलेशनशिप पता होना चाहिए ना कि ये कर्व कैसे कैसे जा रहा है, कितनी कितनी वैल्यूज हैं हर पॉइंट पर, या कोई इक्वेशन होगी उसको पता होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ऐसी इंटीग्रेशन कभी भी लगा सकते हो क्या, इक्वेशन ही नहीं पता इस कर्व की, इंटीग्रेशन लगा लोगे।
चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं बोशिंगर इफेक्ट। देखो बोशिंगर इफेक्ट क्या कहता है, बोशिंगर इफेक्ट क्या कहता है कि हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मान लो इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब अगर मान लो ये थी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम लोड करते हैं तो क्या होता है, इसका जो रिटर्न वाली पाथ होती है, रिटर्न वाला कर्व होता है, ऐसा बन जाता है, रिटर्न वाला कर्व ऐसा बन जाता है ना। हमने इस मटेरियल को लोड किया बी तक, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, वापस से छोड़ दिया, तो वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, ये चीज ठीक है ना। अब अगर हम इसके बियॉन्ड भी लोड करते हैं तब क्या होता है कि ये ना इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पैरेलल लाइन लेके यहां पर आता है और इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, जिसको हमने क्या कहा था, परमानेंट सेट कहा था। ये याद है आपको, ध्यान है जो हमने बताया था, यहां पर ये परमानेंट सेट होता है, ठीक है ना। अब मटेरियल के अंदर इतना डिफॉर्मेशन तो रह गया, अब जब दोबारा लोडिंग करना चालू करते हो ना आप, तो क्या होता है कि ये ना इसी यहीं से ही स्टार्ट होगा, अब ये जीरो पर तो पहुंचा नहीं है, तो लोड बढ़ना इतने स्ट्रेन से स्टार्ट होगा, इतने स्ट्रेन से स्टार्ट होगा, और ये जो लोडिंग कर्व फॉलो करेगा ना, ये वाला लोडिंग कर्व फॉलो करेगा और यहां पर जाएगा। अब इस मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ हो गई है, यील्ड लिमिट हो गई है, ये इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई यील्ड लिमिट, तो यील्ड लिमिट इतनी बढ़ गई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस मटेरियल की यील्ड लिमिट यहां तक बढ़ गई है। अब पहले यील्ड लिमिट होती थी बी तक, अब ये यील्ड लिमिट बढ़ के हो गई है इतनी ऊपर तक, तो इस तरह से हमारा मटेरियल एक तरह से मजबूत हो गया ना, हमारा मटेरियल क्या हुआ, एक तरह से मजबूत हो गया। देखो मैंने कहा था 0.2% तुम लोग कहीं भी लगाना चालू कर दोगे, ठीक है ना। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये कोई प्रूफ स्ट्रेस वगैरह कुछ है यहां पर, कहीं भी 0.2% मत लगाओ। ये डिपेंड करता है, ये वाली जो है ना, ये डिपेंड करती है कि हमने इसको कितना इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड किया था। मान लो मैंने इलास्टिक लिमिट के यहां तक भी लोड किया था, तो ये इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। तो इसकी यील्ड लिमिट तब यहां तक पहुंच जाएगी। तो जैसे जैसे ना मैं यील्ड लिमिट के और बियॉन्ड लोड करता जाता हूं ना, तो मैं क्या देख रहा हूं कि हर बार मेरी जो यील्ड लिमिट है बढ़ती जा रही है, हर बार यील्ड लिमिट बढ़ती जा रही है। तो ऐसे जो हर बार यील्ड लिमिट बढ़ती जा रही है, तो मतलब एक तरह से हमारा मटेरियल स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है ना। तो हम बड़े खुश हो गए कि हम तो ना यील्ड लिमिट के बियॉन्ड लोड कर करके अपने मटेरियल को स्ट्रांग कर देंगे। स्ट्रांग ऐसे हुआ कि पहले जो यील्ड स्ट्रेस थी वो इतनी थी, अभी यील्ड स्ट्रेस इतनी हो गई है, तो स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात, समझे नहीं समझे। स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ ये समझ में आया, ठीक है। यील्ड लिमिट अगर बढ़ गई है, यील्ड लिमिट ज्यादा हो गई है, तो मतलब स्ट्रांग हो गया मटेरियल, है ना। अब अगली बार क्या किया हमने, इसको लोड किया यहां तक, अगर यहां तक लोड कर दिया, यहां तक लोड कर दिया, तो रिटर्न पाथ ऐसी हो जाएगी, इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन बना रह जाएगा अब। और अब मटेरियल की लोडिंग चालू करेंगे, वो लोडिंग यहां से चालू होगी और ये स्ट्रेट लाइन पूरा यहां तक रहेगा, तो यील्ड लिमिट यहां तक हो गई। तो ऐसे हर बार जब हम और आगे आगे तक लोड करते जाते हैं ना, तो मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, यहां तक आ गई है यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मटेरियल की मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ यहां तक आ गई, ठीक है ना। अब हमको क्या लगा कि हम हर बार और आगे तक लोड कर दें, हर बार और आगे तक लोड कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा मटेरियल और स्ट्रांग होता जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कोल्ड वर्किंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग या वर्क हार्डनिंग, कोल्ड वर्किंग या वर्क हार्डनिंग, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग या वर्क हार्डनिंग। यानी हमारा जो मटेरियल है वो और ज्यादा हार्ड होता जा रहा है, और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक ठीक है ना। अब इसका कोई नुकसान भी है क्या, इसका एक तो ये नुकसान है कि पहले हमारे पास जो अवेलेबल डक्टिलिटी थी, है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज थी, वो पहले इतनी थी,
इतनी डक्टाइल की रेंज बची थी हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि डक्टिलिटी की रेंज या प्लास्टिक रेंज इतनी हो रह गई है, तो प्लास्टिक रेंज अब कम बची है। तो पहली बात तो ये है कि मटेरियल हमारा ज्यादा ब्रिटल हो गया है, पहले से मटेरियल ज्यादा ब्रिटल हो गया है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है ना। पहले हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज थी इतनी, फिर बाद में रह गई है इतनी, है ना। तो हमारा जो मटेरियल है वो ज्यादा ब्रिटल हो गया है, मटेरियल हैज नाउ बिकम मोर ब्रिटल। चलो, तो एक नुकसान तो ये हो गया कि डक्टिलिटी कम हुई। दूसरा नुकसान ये है, हाँ दूसरा नुकसान ये है कि अभी मान लो हम टेंशन में देखा था कि टेंशन में इस तरह का कर्व बन रहा है, कंप्रेशन में देखें ना तो कंप्रेशन में हमारा जो कर्व था वो सपोज इस तरह का था, कंप्रेशन में इस तरह का था, तो ये टेंशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था और ये कंप्रेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। तो बोशिंगर ने बताया कि जैसे जैसे आपने टेंशन में इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया तो क्या होगा, कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कंप्रेशन में जो है यील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो दूसरा नुकसान ये भी है कि टेंशन में तो यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई लेकिन कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मान लो यहां तक थी कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, पर अब यहां तक रह गई है, तो कंप्रेशन में क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड, कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। तो टेंशन में तो यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, टेंशन में यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है ना, लेकिन कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। ये चीज समझ में आई। तो बोशिंगर इफेक्ट क्या कहता है, बोशिंगर इफेक्ट आप लिख लो, इफ yield strength of the material is increased in one direction, by cold working, then yield strength will decrease in opposite direction. कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने से ये फर्क पड़ेगा कि मान लो कभी लोड रिवर्स हो गया, या किसी मटेरियल में ऐसा भी होता है ना कि टेंशन में लोड लग रहा है लेकिन कंप्रेशन में भी आ रहा होता है। मान लो बेंडिंग है, बीम है, ठीक है, अब इसमें बेंडिंग हो रही है तो टेंशन में भी लोड आ रहा है और कंप्रेशन में भी लोड आ रहा है। हमने इसको वर्क हार्डनिंग करके टेंशन में तो यील्ड लिमिट बढ़ा दी लेकिन कंप्रेशन में उतनी कम हो गई, तो क्या होगा, कंप्रेशन भी आ रहा है टेंशन में भी आ रहा है, तो ये कंप्रेशन में कमजोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर कंप्रेशन में लोड आ गया तो कंप्रेशन में फेल हो जाएगा ना, ये दिक्कत आ जाएगी। और मान लो हमने कंप्रेशन में यील्ड लिमिट बढ़ा दी तो टेंशन की यील्ड लिमिट कम हो जाएगी। यील्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रहा है ये तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, यील्ड स्ट्रेंथ की पहले डेफिनेशन बताओ सतीश, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। डेफिनेशन पता होगी तभी तुम समझ पाओगे कि यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ कैसे रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे ऊपर रहता है हम कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, अगर टेंशन में लोड लगा रहे हैं अभी और बढ़ा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा कंप्रेशन, और अगर कंप्रेशन में लोड लगा के बढ़ा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा टेंशन, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है, अगर अकेला टेंशन में ही लगा रहे होते और अकेली कंप्रेशन में कम हो रही होती तो हम वन डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन नहीं लिखते, हम तो सीधे सीधे लिख देते कि टेंशन में बढ़ाने से कंप्रेशन में कम हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी सही है कि कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो टेंशन में कम हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझे कि अगर टेंशन में बढ़ा रहे हैं तो कंप्रेशन में कम हो रहा है ना, और अगर कंप्रेशन में बढ़ा रहे हैं तो टेंशन में कम हो रहा है। बताओ।
यील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन कहां गए? कौन पूछ रहा था? चलो, तो ये चीज समझ में आ गई, बॉशिंगर इफेक्ट समझ में आ गया। आगे चलें। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एनीलिंग। अच्छा देखो, जब हमने कोल्ड वर्किंग की मटेरियल के अंदर, कोल्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, कोल्ड वर्किंग या वर्क हार्डनिंग का मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मटेरियल को हमने इलास्टिक लिमिट के भी आगे लोड कर दिया। जब मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के आगे लोड किया तो क्या हुआ, अब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ गई है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लेकिन डक्टिलिटी कम हो गई है। तो हमने देखा कि अरे यार डक्टिलिटी कम हो गई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गया कि इतनी देर तक ही अब हमारे पास है, ठीक है ना। मान लो लोड थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, कभी कुछ दिक्कत आई, तो क्या होगा, ये फेल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, अब इस मटेरियल को ना चाहते हैं कि रिस्टोर हो जाए, इसकी डक्टिलिटी वगैरह ना रिस्टोर हो जाए, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी ना वो अब रिस्टोर हो जाएं। तो अगर इसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन वगैरह आ चुके हैं मटेरियल के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुके हैं, कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस वगैरह बची हुई हैं, तो इस तरह के मटेरियल को वापस से ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं। तो एनीलिंग क्या होता है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। यहां पर इस मटेरियल को भट्टी में गर्म किया जाएगा और रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर तक, रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर तक गर्म किया जाएगा। तो क्या होगा, अब इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो रिस्टोर हो जाती हैं, तो जो खोई हुई डक्टिलिटी थी वो इसकी वापस आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? एनीलिंग क्या है कि जो वर्क हार्डन्ड मटेरियल था, वर्क हार्डन्ड मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी कम हो गई थी, है ना। डक्टिलिटी कम हो गई थी, डक्टिलिटी रिड्यूस हो गई थी, हम चाहते हैं कि वापस से डक्टाइल हो जाए। तो वापस से डक्टाइल हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको हीट अप कर देंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के बाद इसकी डक्टिलिटी को रिस्टोर कर देंगे। तो ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, लिख लो। द पर्पज ऑफ एनीलिंग, द पर्पज ऑफ annealing is to restore the ductility and malleability, the ductility and malleability of work hardened material, work hardened material by heating it to recrystalline temperature, by heating it to recrystalline temperature and cooling it down slowly. Cooling it down slowly। ठीक है,
सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनीलिंग। क्या हुआ, सब लोग उदास क्यों हो गए हैं? क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? समझ में नहीं आ रहा? दुखी हो गए क्या आप लोग, उदास हो गए क्या? ये वाला समझ में नहीं आया, बोशिंगर इफेक्ट? हेलो एवरीवन, आर यू देयर? सब लोग सुन पा रहे हैं? कमेंट आने बंद हो गए? कमेंट आने क्यों बंद हो गए? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई, चलो खैर कोई बात नहीं। चलिए, ये बॉशिंगर इफेक्ट हो गया, ये एनीलिंग हो गया। अब आगे चलते हैं, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन समझ लेते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, आप तो कह रहे थे सर पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ा रहे। अरे इसके बाद ना और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक मिनट। एनीलिंग के बाद ना ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन से पहले लिखो नंबर 16। 16 हार्डनेस। हार्डनेस, ठीक है? तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस क्या होता है? देखो, हार्डनेस होता है किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो स्क्रैच और एब्रेशन वगैरह रेजिस्ट कर पाता है। जैसे कोई मटेरियल है, इसके ऊपर अगर हम स्क्रैच वगैरह करना चाहें, तो अगर आसानी से स्क्रैच कर पा रहे हैं तो ये इतना हार्ड नहीं है। तो इसका सरफेस जो है वो कितने आसानी से स्क्रैच लग जाते हैं, अगर आसानी से स्क्रैच लग जाते हैं तो कम हार्ड है, और अगर मुश्किल होती है इस पे स्क्रैच वगैरह लगाने में तो ये ज्यादा हार्ड है, काफी हार्ड है। तो हार्डनेस समझ गए, सरफेस प्रॉपर्टी है, और स्क्रैच वगैरह को, स्क्रैच, इंडेंटेशन, एब्रेशन, इन सबको रेजिस्ट करने की, यानी खुरचने को, है ना, स्क्रैचेस को, इन सबको प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है, दैट इज हार्डनेस, ठीक? तो राइट डाउन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल it is the property of material by which it resists scratch, abrasion, it resists scratch, abrasion and indentation, ठीक है? indentation on its surface, on its surface, ठीक है ना? सो हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है। हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? हार्डनेस के बारे में थोड़ा और लिख लें। तो हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से, ठीक है? सो हार्डनेस is determined by Brinell हार्डनेस टेस्ट, ठीक है ना? ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। तो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर क्या होता है?
BHN, ये फॉर्मूला हो सकता है एग्जाम में आ जाए, एक आध बार आया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, P अपॉन पाई D/2 D माइनस अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये ब्रिनेल हार्डनेस नंबर ये आया कैसे। इस ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर हम एक स्टील बॉल लेके प्रेस करते हैं, ठीक है ना। हम लेंगे एक स्टील बॉल, ये रही हमारी स्टील बॉल, ये स्टील बॉल ली, और इस स्टील बॉल को हम इस सरफेस के ऊपर प्रेस करेंगे, दबाएंगे, है ना, फोर्स लगाएंगे कि ये इस सरफेस में गड़ जाए, है ना। और फिर इसको एक स्टैंडर्ड लोड लगाएंगे P, तो P जो है P इज स्टैंडर्ड लोड, ये स्टैंडर्ड लोड हमने लगाया, ठीक है, और इसको प्रेस किया स्टील बॉल से, दिस इज स्टील बॉल, ये हो गई हमारी स्टील बॉल। फिर क्या हुआ, इतने लोड को लगाने के बाद जब इस लोड को हमने हटाया, है ना, और इस स्टील बॉल का डायमीटर होगा D, कैपिटल D, ये स्टील बॉल का डायमीटर है। फिर जब इसको हटा देंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा मटेरियल था ना, ओरिजिनली तो स्ट्रेट था, ओरिजिनली हमारा मटेरियल स्ट्रेट था, पर फिर बाद में क्या हुआ, इसके अंदर भी कुछ ऐसे इंडेंटेशन आ गया, है ना। इंडेंटेशन यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर ये घुस गया ना, तो इसके अंदर कुछ इंप्रेशन रह जाएगा ना, ये गड़ जाएगा इसके अंदर। तो ये जो इंडेंटेशन है इसका डायमीटर है स्मॉल d, है ना, ये आया स्मॉल d, इसका डायमीटर, तो ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब आप ये समझो कि जब स्टील बॉल को हमने इस सरफेस पर, जिसकी हार्डनेस चेक कर रहे थे, इसके ऊपर जब गड़ाया अंदर, तो इसके ऊपर निशान रह जाएगा ना, तो वो जो निशान है वही इंडेंटेशन है, ठीक है ना, जो निशान रह जाएगा वही इंडेंटेशन है, और इसका डायमीटर स्मॉल d है। तो P क्या है, P वो लोड है जो हमने स्टील बॉल के ऊपर लगाया, D क्या है, डायमीटर है स्टील बॉल का, और जो छोटा d है, स्मॉल d है, ये इंडेंटेशन का डायमीटर है। तो इससे हम ब्रिनेल हार्डनेस नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। और ये जो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर है, ये जिस मटेरियल का जितना ज्यादा होगा वो उतना हार्ड है, जिस मटेरियल का ब्रिनेल हार्डनेस नंबर ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कमेंट करो जरा, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के, या मेरी नेट वेट तो नहीं चला गया है, नेट तो चल रहा है सही, सब सही चल रहा है नेट। चलो खैर, मेरे ख्याल से कोई कमेंट ही गायब हो गए हैं। तो ये हो गई हमारी हार्डनेस, ठीक है ना। अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सर ये स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ में कंफ्यूजन है, व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ, हार्डनेस क्या है और टफनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ में, हार्डनेस में और टफनेस में क्या डिफरेंस होता है, किसी आम इंसान से पूछोगे तो उसको तो सब एक जैसे ही लगेंगे, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस। अरे वाह, चलो आ रहे हैं, आ रही हैं कमेंट्स, आ रही हैं, चलो ठीक है, गुड 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 गुड। चलो, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस है, ये किसी आम इंसान से पूछोगे तो उसको तो बराबर से ही लगेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा लोड रेजिस्ट करता है ऑन ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग। ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 स्लोली लोड अप्लाई करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लोड शुरुआत में लगभग 0 था, फिर धीरे धीरे और लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते, बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दिया, एकदम खतरनाक, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग। ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग, ठीक है ना। हार्डनेस क्या होता है,
हार्डनेस किसी मटेरियल का क्या होता है कि सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस पे स्क्रैच वगैरह, एब्रेशन वगैरह, खुरच उरच पाना उसको कितना मुश्किल है, तो वो हो जाएगा हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट स्क्रैच, एब्रेशन एंड इंडेंटेशन। टफनेस क्या होता है, टफेस्ट लिख दिया। टफनेस क्या है, टफनेस है अभी हमने देखा था इंपैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट। पहले तुम यील्ड स्ट्रेंथ की ना डेफिनेशन बताओ आयान, तुमने बार बार ये पूछा है कि यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा कैसे, मुझे ये तो पता हो कि तुमको पता भी है यील्ड स्ट्रेंथ होता है कि क्या होता है कि नहीं होता। यील्ड स्ट्रेंथ जब पता होगा तभी तो तुम ये समझ पाओगे कि यील्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ ही नहीं पता तो ये भी नहीं समझ पाओगे। तो पहले यील्ड स्ट्रेंथ बताओ क्या है, फिर हम समझाएंगे। टफनेस, टफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग। ठीक है, तो इंपैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम, टफनेस कहते हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छी है, चलो थैंक यू सो मच। चलो, तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस के बीच का अंतर क्लियर है। अब एक और टर्म, वन मोर टर्म, टेनिसिटी। ठीक है ना, विल स्टडी वन मोर टर्म। कितने हो गए थे हमारे, 16 हो गए थे, 17, 17th टेनिसिटी। देखो अब टेनिसिटी क्या होता है, टेनिसिटी होता है इसको ना एक लाइन में समझ लो। मतलब टेनिसिटी ना वैसे किसी बुक वगैरह में नहीं दी हुई है, और टेनिसिटी को ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ। यहाँ पर हमारे पास जो बीसी पुनमिया है, बीसी पुनमिया में देखो कितनी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। बीसी पुनमिया में प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, और किसी भी बुक में ये टेनिसिटी दिया नहीं हुआ। इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ, बस इतनी दी हुई है ना। यील्ड स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बियर मैक्सिमम लोड बिफोर यील्डिंग। तो यील्डिंग का मतलब तो बताओ, यील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन में ही तुमने यील्डिंग भी बोल दिया। यील्डिंग का मतलब बताओ। ये तो वही बात हो गई, मैं पूछूं ताकत की डेफिनेशन क्या है, तो ताकत एक मैक्सिमम वो चीज है जिससे लोग ताकत लगा पाते हैं। बताओ, ताकत की डेफिनेशन में ही तुमने ताकत का इस्तेमाल कर लिया है ना, यानी कुत्ते ने अपनी पूंछ पकड़ ली। मतलब किसी को हर्ट करने के लिए एग्जांपल नहीं है, मतलब एक ऐसे बिल्ली ने अपनी पूंछ पकड़ ली, ठीक है, कोई हर्ट ना हो जाए। चलो, टेनिसिटी, तो टेनिसिटी का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ टेनिसिटी इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। कोई मटेरियल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टेंशन में, टेंशन लोड लगाया तो टेंशन लोड में बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज व्हाट टेनिसिटी। ठीक है ना, तो जनरली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं धागे वगैरह की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है ना, ठीक है। सो टेनिसिटी, व्हाट इज टेनिसिटी, टेनिसिटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, और इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन भी बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है ये, और ऑब्जेक्टिव में अगर मैच द फॉलोइंग वगैरह आ गया, टेनिसिटी आ गया, तो इस तरह से आप देख के टिक कर देना बस। ठीक है ना, सो टेनिसिटी क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम अभी 9 बज रहे हैं, आधा घंटा है हमारे पास, काफी टाइम है। थोड़े से स्ट्रेस पर ज्यादा डिफॉर्मेशन होने लग जाए, है ना,
बिल्कुल सही है। जब आप ये समझ गए, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ये यील्डिंग होती है, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो टेनिसिटी मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अब यहां पर चलते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि यहां पर ये यील्ड पॉइंट बढ़ कैसे गया। पहले हमारा यील्ड पॉइंट था ये, ठीक है ना। तो जब आप देख रहे हो यहां पर कि यहां के कंपैरिजन में आप यहां पर देखोगे तो ज्यादा तेजी से स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसके कंपैरिजन में यहां पर देखोगे ज्यादा तेजी से स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसके कंपैरिजन में यहां देखा ज्यादा तेजी से स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसके कंपैरिजन में यहां देखा ज्यादा तेजी से स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो यहां पर जो हमने यील्ड लिमिट निकाली, कैसे निकाली, प्रूफ स्ट्रेस वाले मेथड से निकाली, ठीक है। तो यील्ड लिमिट आ गई इतनी, ऐसे आ गई थी ये यील्ड लिमिट। अब इस यील्ड लिमिट या इलास्टिक लिमिट, इसके बियॉन्ड हमने लोड किया मटेरियल को, इसके बियॉन्ड लोड किया। वैसे ना जहां तक हमारी इलास्टिक लिमिट होती है ना, कई बार हम वहीं पर ही यील्ड पॉइंट भी बोल देते हैं, मैं है ना, बहुत बार ऐसा भी करते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये थी हमारी इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। अब हमने यील्ड लिमिट से आगे, इलास्टिक लिमिट से आगे मटेरियल को लोड किया, तो आपको ये पता है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और अनलोडिंग जो कर्व बनेगा ना, अनलोडिंग कर्व, वापस से लौटने वाला कर्व, वो इस वाले ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हुए नहीं जाएगा, अब ये यहां से जाएगा एकदम सीधा सीधा, ठीक है ना। इस तरह का अनलोडिंग कर्व बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी अनलोडिंग कर्व की, ठीक है। तो हमारी अनलोडिंग कर्व की ये स्ट्रेट लाइन बन गई और इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल के अंदर बचा रह गया। Now this is the permanent deformation that has remained in the material. अब इतना स्ट्रेन तो रिकवर नहीं हुआ, इतना परमानेंट सेट आ गया। अब आप जब लोडिंग करोगे तो स्ट्रेन इस पॉइंट से चालू होगा ना, स्ट्रेस तो जीरो हो चुकी है लेकिन अब परमानेंट स्ट्रेन इतना आ चुका है, जीरो स्ट्रेस होने पे भी, तो स्ट्रेन यहां से चालू होगा और स्ट्रेस जीरो से चालू होगा। जब आप लोड करना चालू करोगे ना तो मटेरियल ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब अगर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का है, आप बताओ, खुद बताओ, मैं तो कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, मेरी बात मत सुनना, आप खुद को बताना है। आप बताओ किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा है, ये वाला मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप इसकी यील्ड लिमिट कहां बोलोगे? आप इसकी यील्ड लिमिट इस जगह पर तो बोलोगे नहीं कि सर ये रही यील्ड लिमिट, या ये रही यील्ड लिमिट, या ये रही यील्ड लिमिट, है ना, क्योंकि यहां पर तो स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम रेशियो में ही इंक्रीज कर रहे हैं ना, दे आर इंक्रीजिंग इन द सेम रेशियो। जिस पॉइंट के बाद से स्ट्रेन ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने लग जाएगा वो होगी यील्ड लिमिट। तो हमारे इस मटेरियल की यील्ड लिमिट ये हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? अब तो बढ़ गई ना यील्ड लिमिट, पहले यील्ड लिमिट यहां पर थी, ठीक है, अब यील्ड लिमिट यहां चली गई है। अब इसके बाद भी मैं इस मटेरियल को और आगे तक लोड करूं, यहां तक लोड करूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा इसके अंदर, और परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसका अनलोडिंग कर्व ऐसा बनेगा और इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं दोबारा से लोड करना चालू करूंगा तो लोडिंग कर्व ऐसे जाएगा, इस नए वाले कर्व को फॉलो करता हुआ जाएगा, और यील्ड पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यील्ड पॉइंट मेरा यहां पर आ जाएगा। तो यानी कि हर बार और आगे आगे प्लास्टिक रेंज में लोडिंग करते 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 करते, जितनी बार मैं और प्लास्टिक रेंज के अंदर लोडिंग करूंगा उतना ज्यादा इसकी यील्ड स्ट्रेस बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? और यील्ड स्ट्रेस बढ़ गई मतलब अब स्ट्रेंथ बढ़ गई ना मटेरियल की। समझ में आया ये चीज? तो यील्ड स्ट्रेस बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? गॉट इट एवरीवन? गॉट इट और नॉट? अब यही डाउट फिर से ना तुम उसमें मत पूछ लेना, हार्डनेस भी बता दें। लीनियर कर्व क्यों फॉलो होगा? क्योंकि होगा, इसकी यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाएगा क्या मटेरियल का? यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यंग्स मॉडुलस यानी इनिशियल पोर्शन पे जो यंग्स मॉडुलस था, ये स्लोप था, वही यंग्स मॉडुलस यही यहां पर रहेगा। बस पहले क्या हो रहा था, अब ये मुड़ जाता था ऐसे करके, लेकिन अब ये मटेरियल यहां तक ऐसे जा चुका है तो अब ये इतनी स्ट्रेट लाइन फॉलो ही करता है। अब हर चीज का क्यों मत पूछो, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, टेस्टिंग करके आती हैं, कि जब हमने मटेरियल की टेस्टिंग की है तो इस तरह का ही करवाता है, ठीक है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ये लीनियर ही क्यों आएगा, ये पैराबोलिक आ जाए, या ये क्यूबिक पैराबोला आ जाए, कुछ और आ जाए। अब ऐसे तो कुछ भी पूछ सकते हो तुम, जो आता है वो है, इस तरह का कर्व आता है, ठीक है, बिकॉज यंग्स मॉडुलस विल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो ये वाला जो इनिशियल पोर्शन का जो स्लोप था ना, वही ये वाला भी स्लोप रहेगा, और वही सेम स्लोप ये भी रहेगा, ठीक है ना। और जब ये सेम स्लोप रहेगा, इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन रह चुका है और यहां तक पहुंचना है, इसी स्लोप के साथ पहुंचना है, तो ये इसी लाइन को ही तो फॉलो करेगा, ठीक है कि नहीं?
हार्डनेस फिर से बताएं। देखो हार्डनेस क्या होती है, एक तो ये हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये चीज मैंने बताई कि अगर आप किसी मटेरियल को स्क्रैच आसानी से आ गए, घिस गया, खुरच गया ये आसानी से, तो ये क्या है, ज्यादा हार्ड है, कम हार्ड है, कम हार्ड है, ठीक है ना। आप खूब सारे स्क्रैच मारने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई स्क्रैच नहीं आ रहे, तो मतलब ये हार्ड है, ठीक है ना। तो लकड़ी कैसी होगी, ज्यादा हार्ड होगी, कम हार्ड होगी, बताओ। हार्डनेस पूछा था किसी ने, अमित ने पूछा था हार्डनेस। हाँ ये बात भी सही है। मैं बच्चे तब तक रिसर्च कर लेंगे, मैं ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता हूँ। वैसे इतने डाउट ना कोई गेट में नहीं पूछता है, गेट वाले बच्चे कॉमन सेंस वाले ही डाउट पूछते हैं थोड़े, स्क्रैच करके ही दिखाएं प्रैक्टिकल, है ना, तभी समझ में आएगा। चलो ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन समझते हैं, ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। हाँ गला इज पेनिंग लिटिल बिट। चलो ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन समझते हैं। अब ये देखो, हमारे पास जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो कुछ इस तरह का था, दिस वाज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस चाहिए तो इस कर्व से मुझे पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रेस कहां पर आ रही है, कितने स्ट्रेन पर कितनी स्ट्रेस आ रही है ना। इस कर्व को देख के मैं आराम से बता सकता हूं कि माइल्ड स्टील में किस जगह पर कितनी स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये बताओ, जो भी स्ट्रेस मैं पता करूंगा यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, वो सही की सच में ही उतनी स्ट्रेस रही होगी मटेरियल में कि कुछ अलग होगी। ध्यान से सुनो मेरा सवाल क्या है। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने बनाया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनाया, ये मटेरियल था मेरे पास, मटेरियल के ऊपर मैंने लोड लगाया, धीरे धीरे मैं लोड को इंक्रीज करता गया, जैसे जैसे मैं लोड को इंक्रीज करता गया, पी की वैल्यू को जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन आ रहा है, उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना, उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूंगा मैं लोड अपॉन एरिया से, स्ट्रेन कैलकुलेट कर लूंगा मैं जो चेंज इन लेंथ था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों कैलकुलेट कर लूंगा और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बना लूंगा, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या ये सही में इतनी ही स्ट्रेस रही होगी मटेरियल में या अलग रही होगी। अरे भाई जब लोड है, लोड को एरिया से डिवाइड किया तो तभी तो स्ट्रेस आया, और उसी स्ट्रेस को तो प्लॉट किया है, तो उतनी ही स्ट्रेस रही होगी। लेकिन गलत जवाब, उतनी स्ट्रेस नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, स्ट्रेस अलग आती है। देखो स्ट्रेस है लोड अपॉन एरिया, लोड तो हमें मशीन ने बता दिया कि कितना लोड था, लेकिन एरिया आपने क्या किया, एरिया क्या किया आपने, ओरिजिनल जो एरिया था ना, इसका शुरुआती एरिया उसी से डिवाइड कर दिया। क्यों उसी से डिवाइड कर दिया, हमने देखा कि जब इसके ऊपर लोड लगेगा इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी ये हमको पता है, लेंथ जब इंक्रीज होगी तो इसका एरिया कम होता जाएगा, है ना, इसका एरिया कम होता जाएगा। अब ये जो नया एरिया आया है, जो कम हो गया है एरिया, इसको कैलकुलेट करने में मेहनत पड़ेगी, ठीक है ना, इस एरिया को कैलकुलेट करने में मेहनत पड़ेगी, इतनी मेहनत हम करना नहीं चाहते, हमें इंजीनियर, ठीक है, वी आर इंजीनियर्स, तो हम इंजीनियर से हमने ओरिजिनल एरिया से ही डिवाइड कर दिया, और ओरिजिनल एरिया से ही डिवाइड कर दिया तो इस तरह का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ रहा है, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ गया, क्लियर है ये। तो ओरिजिनल एरिया से जब डिवाइड करेंगे, हर बार एरिया चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, और लेंथ बढ़ने के साथ साथ एरिया कम होता जा रहा है, लेकिन हमने वो चेंज होता एरिया या सही वाला एरिया से डिवाइड नहीं किया है, तो जो स्ट्रेस आएंगी वो अलग आएंगी, है ना, जो स्ट्रेस है वो असली में नहीं है ये वाली स्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो ये जो तो यहां पर जो स्ट्रेसेस वगैरह आ रही हैं, दीज आर व्हाट,
दीज आर नॉट एक्चुअल स्ट्रेसेस, इनको कहते हैं हम इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो अब आप ये बता दो कि जो ओरिजिनल सही वाली स्ट्रेसेस होंगी वो इस इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा होंगी या कम होंगी? असलियत में जो इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस आ रही होंगी वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा होंगी या कम होंगी? ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? तो ये तो था नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको हम नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? बस जो नाम में ही है, असलियत कुछ और है। ज्यादा होंगी, सारे बच्चे कह रहे हैं ज्यादा होंगी, सारे बच्चे कह रहे हैं ज्यादा होंगी, क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ओरिजिनल एरिया ज्यादा था, अगर सच्ची स्ट्रेस निकालनी है, ट्रू स्ट्रेस निकालनी है, तो लोड अपॉन ट्रू एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। और ट्रू एरिया क्या है? ट्रू एरिया क्या है? ओरिजिनल एरिया से कम है। तो जब यहां पर छोटी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो ये ओवरऑल स्ट्रेस जो आएगा वो बड़ा आ जाएगा ना। स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो जो ट्रू स्ट्रेस आएगी वो ज्यादा आएगी। ये चीज सबको समझ में आ गई? ट्रू स्ट्रेस विल बी हाइयर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉमिनल स्ट्रेस है, नॉमिनल स्ट्रेस यहां पर हमने यूज किया है ओरिजिनल एरिया का, और ये जो ट्रू स्ट्रेस है यहां पर ट्रू एरिया का यूज किया है। सो इन टेंशन, जब टेंशन लोडिंग होगी, जब टेंशन अप्लाई करेंगे तो हमको ये पता है कि ट्रू एरिया इज लेस देन द नॉमिनल एरिया। ट्रू एरिया AT इज लेस देन द नॉमिनल एरिया A0। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू स्ट्रेस सिग्मा T will be greater than nominal stress सिग्मा नॉट। ठीक है ना, सो टेंशन के अंदर क्या होगा? ट्रू स्ट्रेसेस विल बी ग्रेटर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। ये चीज क्लियर है? ट्रू स्ट्रेस नॉमिनल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो जो ओरिजिनल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन जाएगा, हमारा नया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन जाएगा, वो इस वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ऊपर होगा या नीचे होगा? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल बी अबव और बिलो? लेंथ के रिस्पेक्ट में डाया बहुत कम चेंज होता है। हाँ ठीक है, लेंथ के रिस्पेक्ट में डाया बहुत कम चेंज होता है, ये बात तो सही है तुम्हारी। फिर आगे कुछ और निष्कर्ष? तो जो ट्रू एरिया होगा, जो ट्रू स्ट्रेसेस होंगी वो इससे ज्यादा होंगी, ऊपर आएगा, है ना। तो ये चेंजेस ऐसे करके यहां से आते जाते हैं और जैसे जैसे ऐसे। अच्छा, यहां पर जब ये स्ट्रेसेस जा रही है ना तो एरिया बहुत ड्रास्टिकली कम हो रहा है ना, बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, तो स्ट्रेसेस भी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती जाएंगी, है ना। स्ट्रेसेस बहुत तेजी से इंक्रीज होती जाएंगी। तो यहां पर नेकिंग रीजन में वैसे तो देखने में लगेगा कि यहां पर स्ट्रेसेस कम हो रही हैं, बट एक्चुअली ना एरिया इतना कम हो गया है कि उतने हिस्से में जो स्ट्रेसेस होंगी ना वो सच में ज्यादा होंगी, है ना। तो इस तरह का कर्व बन जाता है। तो असलियत में जो स्ट्रेसेस है ना वो हमेशा ही बढ़ती जाती हैं, असलियत में स्ट्रेसेस हमेशा बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो तो एरिया इतना ज्यादा कम हो गया है ना, लेकिन लोड तो ज्यादा है, मतलब एरिया बहुत कम हो गया है, तो वो इतना छोटा सा एरिया ना उतना ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा पहले के कंपैरिजन में, लेकिन स्ट्रेसेस फिर भी बढ़ रही हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो टेंशन में तो ये हो जाएगा और इस तरह का स्ट्रेस इन कर्व। फिर आपने हर जगह पर देखा होगा कि यही वाला इंजीनियरिंग कर्व ही बनता है, इंजीनियरिंग कर्व ही बनता है हर जगह पर। हर जगह पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही बनता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? हर जगह इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों यूज करते हैं? व्हाई? देयर मस्ट बी सम रीजन, और वो कारण ये है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम यील्ड लिमिट के पहले ही रहते हैं। मैंने आपको बताया था यील्डिंग तो बहुत लंबी चलती है, तो इतने ज्यादा स्ट्रेन हो जाएंगे तो फिर हमारा मटेरियल जो है यूजलेस हो जाएगा, तो हम यील्ड लिमिट के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रेन है ना वो बहुत कम होती है। अब जहाँ यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इतनी कम है तो लेटरल स्ट्रेन तो और ही बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो एरिया के अंदर जो चेंज है ना वो बहुत कम आता है अगर हम
इनिशियल लिमिट के अंदर ही रहते हैं, तो एरिया के अंदर चेंज बहुत कम आता है, और लगभग लगभग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोनों बराबर ही रहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें कि चेंज होता हुआ एरिया कैलकुलेट करें और फिर डिवाइड करें और फिर उसके हिसाब से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं, आने तो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। इसीलिए हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज करते हैं, क्योंकि हमें रहना इसी लिमिट के अंदर है ना। चेंजेस तो इसके काफी बाद से आना चालू होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही यूज कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे चलें। अच्छा, अब यहां पर ये और लिख लो, जो ट्रू स्ट्रेस होगा ना, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशनशिप होता है सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन, है ना। ये आप लिख लो, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में रिलेशनशिप। ये प्लस आ जाएगा, टेंशन में प्लस आ जाएगा, कंप्रेशन में माइनस आएगा। डन है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तुम्हारे एसएससी जेई में। डेरिवेशन आएंगे क्या इसके? गेट तक में डेरिवेशन नहीं कराते इसका तो, ठीक है। आगे चले। अच्छा, जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेन होगी तो इन टेंशन हम क्या कह सकते हैं? इन टेंशन ट्रू स्ट्रेन will be less than the actual strain। क्योंकि यहां पर क्या है, लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ ज्यादा है, तो जब आप चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ निकालोगे तो ज्यादा लेंथ से डिवाइड करोगे, ज्यादा लेंथ से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कि ट्रू स्ट्रेन आपकी कम आएगी, है ना। ट्रू स्ट्रेन विल बी लेस देन दी एक्चुअल, लिख लिया मैंने, सॉरी, नॉमिनल स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन विल बी लेस देन दी नॉमिनल स्ट्रेन या इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। तो टेंशन में ये स्ट्रेन का तो ये हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल टू एल एन 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब कंप्रेशन में देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी इन कंप्रेशन। इन कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? कंप्रेशन में एरिया के कंपैरिजन देखो, स्टिफनेस प्रॉपर्टी, स्टिफनेस बता देंगे आगे चल के। स्टिफनेस को ऐसे प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाता मैं, वैसे कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टिफनेस ना मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, स्टिफनेस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो आगे चल के हम उसको पढ़ाएंगे, का स्टिफनेस को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब कंप्रेशन में देखते हैं, तो कंप्रेशन में क्या होगा, जैसे हमारा मटेरियल है, मटेरियल ये रहा और इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है, तो जब कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है तो इसकी लेंथ तो कम होती जा रही है, लेंथ इज रिड्यूसिंग, लेकिन लेटरल डायमेंशन बढ़ जाती है ना, लेंथ कम हो जाती है और लेटरल डायमेंशंस बढ़ जाती हैं। लेंथ इज रिड्यूसिंग एंड लेटरल डायमेंशंस आर इंक्रीजिंग। तो कंप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, ट्रू एरिया विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल एरिया, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ट्रू एरिया जब बढ़ जाएगा तो ट्रू स्ट्रेस कम हो जाएगी ना, सो ट्रू स्ट्रेस विल बी लेस देन दी नॉमिनल स्ट्रेस, है ना।
ट्रू स्ट्रेस विल बी लेस देन दी नॉमिनल स्ट्रेस, ये आ जाएगा। तो ट्रू स्ट्रेस यहां पर आ जाती है सिग्मा नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन, दिस विल बी ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेन अगर देखा जाए तो ओरिजिनल लेंथ, एक्चुअल में लेंथ जो है वो कम होती जा रही है ओरिजिनल लेंथ से, है ना। तो यहां पर ट्रू स्ट्रेन जो होगा, ट्रू स्ट्रेन विल बी ग्रेटर देन दी नॉमिनल स्ट्रेन या ओरिजिनल स्ट्रेन। क्लियर है? हार्शनेस प्रॉपर्टी नहीं कराया, ये हार्शनेस प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्डनेस तो होती है। तुम अमित वही हो ना, गुल्लक वाले, गुल्लक गुल्लक, वही अमित हो कि दूसरे अमित हो? क्लियर है? चलो तो अब आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। सर डेरिवेशन प्लीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एटलीस्ट रेफरेंस बता दीजिए। चलो तो डेरिवेशन अगर आपको करनी है तो हम अगली क्लास में करवा देंगे आपको, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस का दोनों में फॉर्मूला सेम नहीं है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, ठीक है। फॉर्मूला इज डिफरेंट। नीड डेरिवेशन, चलो करा देंगे। हैप्पी होली एवरीवन। चलो डेरिवेशन करा देंगे, होली के बाद मिलेंगे। प्रॉपर्टी एरिया में, क्या प्रॉपर्टी एरिया में? हाँ, ट्रू स्ट्रेन का इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, होता होगा, मतलब मुझे मिला नहीं कहीं ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला ये वाले केस के लिए। ढूंढूंगा और ढूंढूंगा, मिल जाएगा। टेनेसिटी रिपीट करके वही 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 रिपीट करूं जो कुछ पहले बताया था, या कुछ अलग बताऊं? चलो, सभी लोगों को, सारे बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाना और सेफ रहना। आंखों में रंग मत डालना, केमिकल वाले कलर्स यूज मत करना, ठीक है। गुलाल से खेलना, बड़े बड़ों का आशीर्वाद लेना, गुजिया खाना और एंजॉय करना, ठीक है। तो फिर उसके बाद मिलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होली के बाद मिलते हैं, ठीक है। ओके।